कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए SIG क्लासेस को और करें अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड MA इकोनॉमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Hello everyone. First of all, good morning to all of you guys. Today I am going to start with you the first class of Economics Honors Semester 3rd Intermediate Microeconomics. तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा हेडिंग डाल लेते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड एंड पेपर का नाम है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में हम लोग इंट्रोडक्टरी लेवल पढ़ते हैं, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेमेस्टर 3rd एंड सेमेस्टर 4 में हम लोग को इंटरमीडिएट लेवल पढ़ना पड़ेगा, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका हालांकि सेमेस्टर 3rd में ना इस पूरे पेपर का नाम है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, क्योंकि फर्दर आपको सेमेस्टर 4 में इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 पढ़ना पड़ेगा, तो इसके आगे का पार्ट। ओके, तो ये बेसिकली आपके पेपर का नाम हो गया इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1। अंडरस्टूड? Now I would like to discuss with you the syllabus of this paper which we have to study in this semester. तो ये जो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है ये बेसिकली 2 यूनिट में डिवाइड किया गया है हमारे सेमेस्टर 3rd के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखा जाए तो यूनिट तो 2 ही है, लेकिन इसके अंदर चैप्टर बहुत सारे हैं, टॉपिक बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या सब हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 1 के अंदर में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 की, यूनिट 1। ओके, तो यूनिट नंबर 1 के अंदर में हमें पढ़ना है कंज्यूमर थ्योरी के बारे में। कंज्यूमर थ्योरी, और ये बहुत ही लंबा चौड़ा चैप्टर है, मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा इसके अंदर टॉपिक है, कई सारे चैप्टर हमें करने हैं बेसिकली। तो मैं थोड़ा सा वो सारे टॉपिक आपको लिख दूं, ठीक है, और वो सारे चैप्टर बेसिकली। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर आपको करना है इसमें 2। चैप्टर नंबर 2 में हमें पढ़ना है बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट, ओके, कहने का मतलब हम क्या सब अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3rd। चैप्टर नंबर 3rd के अंदर आपको पढ़ना है प्रेफरेंस। हमारी प्रेफरेंस क्या होगी। इसके बाद आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4। अब जो भी हमारी प्रेफरेंस है उससे हमें यूटिलिटी कितना मिल रहा है, तो यूटिलिटी। और इसके बाद हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 5, चॉइसेस। कहने का मतलब हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी प्रेफरेंस क्या है, उससे मिलने वाला यूटिलिटी, इन तीनों पे डिपेंड करेगा हमारा चॉइसेस। और जैसे ही हम चॉइस कर लेंगे तो यही हमारे लिए मार्केट का डिमांड बन जाएगा। तो चैप्टर नंबर 6 में हमें पढ़ना है डिमांड। तो शुरुआत के जो कुछ चैप्टर ये आपस में इंटरलिंक्ड है, बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से मैनर तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। और ये जो चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक है ये बेसिकली बेसिक है। इससे पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो कम ही आएंगे, बट इसको अच्छे से आपको पढ़ना है फॉर फर्दर चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए। समझ में आया? इसके बाद हमें चैप्टर नंबर 7 में जो पढ़ना है दैट इज रिवील्ड प्रेफरेंस, रिवील्ड प्रेफरेंसेस। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 हमें पढ़ना है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्लट्स की इक्वेशन, स्लट्स की इक्वेशन। इसके बाद चैप्टर नंबर 9, इसके अंदर हमें पढ़ना है बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग। इसके बाद चैप्टर नंबर 10, इसके अंदर हमें पढ़ना है इंटर टेम्पोरल चॉइस, इंटर, वन सेकेंड, इंटर टेम्पोरल चॉइस, टेम्पोरल चॉइस। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 11 में पढ़ना है
एंड लास्ट वन चैप्टर नंबर 12, इसके अंदर आपको पढ़ना है रिस्क। आप चैप्टर नंबर 11 एंड 12 को एक साथ भी देख सकते हो, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और आप अलग अलग मैंने लिख दिया है बेसिकली। ये टोटल जब आप चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक पढ़ोगे तो आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होगा, दैट इज कंज्यूमर थ्योरी। और ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक, ठीक है, यानी कि मतलब कंज्यूमर थ्योरी यूनिट नंबर 1, ये इसके लिए जो आपको बुक फॉलो करनी है दैट इज हॉल आर वेरियन की। तो ये टोटल चैप्टर 2 चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 12 तक ये सारे के सारे आपको हॉल आर वेरियन से पढ़ने हैं। ओके, जब आप इतना पढ़ लोगे तो आपका ओनली यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होगा, दैट इज कंज्यूमर थ्योरी। मैं थोड़ा सा वेटेज बता दूं तो यूनिट नंबर 1 से पेपर में ना 60% का वेटेज रहता है। देखा जाए तो 40 टू 45 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो बेसिकली यूनिट नंबर 1 से होगा। और इसके अंदर अगर मैं 100% की बात करूं तो 70 टू 75% जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, ओनली 20 टू 25% ही थ्योरी क्वेश्चन होंगे। कहने का मतलब ये है कि एक्सप्लेन दिस, डिस्क्राइब दिस, इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना वो 20 टू 25% ही मिलेगा आपको। ज्यादातर आपको मिलेगा फाइंड दिस, डिटरमाइन दिस या डेरिवेशन, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा। तो 70 टू 75% जो है वो न्यूमेरिकल्स होंगे एंड 20 टू 25% ही थ्योरी होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको यूनिट नंबर 2 एक्सप्लेन कर देता हूं कि उसके अंदर क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 2। इसमें बेसिकली हमें प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में पढ़ना है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में, जिसके अंदर में एक चैप्टर में हमें पढ़ना है प्रोडक्शन, एक चैप्टर में हमें पढ़ना है कॉस्ट, और एक में पढ़ना है हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, ये 3 चैप्टर आपको यूनिट नंबर 2 के लिए पढ़ने हैं। इसकी वेटेज 40% होता है पेपर में। मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 30 टू 35 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो यहां से होगा। सेम 75% यहां से भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे, 20 टू 25% ही आपका थ्योरी क्वेश्चन रहेगा। अंडरस्टूड? ये जो 3 चैप्टर है, ये तीनों के तीनों चैप्टर आपको जो पढ़ना है वो निकलसन एंड स्नाइडर, ये एक ऑथर का नाम है, इस बुक से आपको ये 3 चैप्टर करने हैं, निकलसन एंड स्नाइडर से। तो आपको 2 बुक फॉलो करने हैं, एक तो हॉलार्ड वेरियन और एक निकोलसन एंड स्नाइडर। यूनिट नंबर 1 आपका हॉल एंड वेरियन से होगा और यूनिट नंबर 2 आपका निकोलसन एंड स्नाइडर से होगा। तो ये बेसिकली आपका प्रॉपर सिलेबस हो गया सेमेस्टर 3 में एक पेपर का, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कहाँ से कितने को मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होगा, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको कुछ इसी तरीके से पढ़ना है कि कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल उस पर क्या सब बनेगा वो भी आपको देख के चलना है शुरुआत से ही। चलिए, आज की क्लास में बेसिकली मैं कुछ बेसिक चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा जिसके बेस पे आप आगे सेमेस्टर 3 में बाकी के चैप्टर पढ़ोगे। कहने का मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको पहले से आना चाहिए सेमेस्टर 3 के माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए, और जनरली वो रिलेट कर रहा होगा बेसिकली चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, मतलब प्रीफरेंस एंड यूटिलिटी। हम लोग पहले प्रीफरेंस एंड यूटिलिटी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बजट कंस्ट्रेंट को पढ़ेंगे। तो हालांकि आज मैं कुछ बेसिक ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज सबसे पहले मैं एक वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूं, कॉमोडिटी। कॉमोडिटी सभी को पता है कॉमोडिटी का मतलब क्या है। यहां पे हम लोग कॉमोडिटी को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब 3 अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं कुछ इस तरीके से। पहला, कॉमोडिटी कैन बी अ इकोनॉमिक गुड्स, इकोनॉमिक गुड। कॉमोडिटी कैन बी अ इकोनॉमिक बैड, इकोनॉमिक बैड। एंड थर्ड वर्ड, commodity can be a economic neutral,
इकोनॉमिक न्यूट्रल, या आप इसको सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल भी बोल सकते हो। अब ये इकोनॉमिक गुड और इकोनॉमिक बैड क्या है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर मैं इकोनॉमिक गुड की बात करूं तो इकोनॉमिक गुड का बेसिक मतलब होता है देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम एंड टोटल यूटिलिटी। कहने का मतलब जितना आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, जितने नंबर ऑफ यूनिट गुड्स की कंज्यूम कर रहे हो और उससे जो टोटल यूटिलिटी आपकी मिलेगी, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। कहने का मतलब आप जितना ज्यादा यूनिट ऑफ गुड को कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आपको टोटल यूटिलिटी मिलेगा। और ये इन केस में बेसिकली क्या होता है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो यहाँ पे आपका एमयू पॉजिटिव होता है। तो इकोनॉमिक गुड्स के लिए अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हो इकोनॉमिक गुड्स आर दोज कमोडिटी फॉर विच देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम एंड टोटल यूटिलिटी। अंडरस्टूड। अच्छा, एमयू पॉजिटिव को बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसको एक और नाम से जानते हैं, मोर इज बेटर। मोर इज बेटर। अभी हमने बोला ना कि जितना आप नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम करोगे आपको उतना ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा, और एक रैशनल कंज्यूमर चाहता है उसको जितना ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिल सके। तो जितना मिले उससे यूटिलिटी बढ़ेगा, तो जितना आपको गुड्स मिले उससे यूटिलिटी आपकी बढ़ रही है, तो मोर इज बेटर ना। ओके। अच्छा, इसको ना एक और नाम से जाना जाता है। मोर इज बेटर को आप एक और तरीके से समझ सकते हो, डेट इज मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी। ओके। मोनोटोनोसिटी का भी बेसिक मतलब होता है मोर इज बेटर। अंडरस्टूड। चलिए अब हम लोग सेकेंड बात करते हैं इकोनॉमिक बैड के बारे में। इकोनॉमिक बैड बेसिकली क्या होता है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम एंड टोटल यूटिलिटी। कहने का मतलब यहां पे जब आप नंबर ऑफ यूनिट को बेसिकली जो कमोडिटी है उसको ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करोगे, जैसे ही आप इंक्रीज करोगे उसको कंज्यूम करना, आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहां पे जो एमयू होता है वो निगेटिव होता है। अंडरस्टूड। इसको हम लोग बोलते हैं लेस इज बेटर। यहाँ पे बेसिकली लेस इज बेटर, जितना कम मिले ना उतना अच्छा ना, क्योंकि ज्यादा मिल रहा है तो मेरी यूटिलिटी कम हो रही है ना, तो मैं चाहूंगा कम मिले, तो यहाँ पे लेस इज बेटर। आपको ये सभी चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि पेपर में आपसे पूछ सकता है मोर इज बेटर के कंसेप्ट में कोई क्वेश्चन। आपको एक यूटिलिटी फंक्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि मोर इज बेटर बताओ, ये मोर इज बेटर होगा यहाँ पे इस सारे गुड्स में, तो आपको एमयू को पॉजिटिव प्रूफ करना है। मतलब ये कंडीशन आपको, अगर आपको मान लो मोर इज बेटर वर्ड कहीं पे दिखे तो आपको समझ जाना है कि ऑन दैट टाइम जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एमयू शुड बी ग्रेटर देन 0। और अगर आपको कहीं पे लेस इज बेटर दिखे तो आपको समझ जाना है एमयू वहां पे क्या होगा, निगेटिव होगा। ये कुछ चीजें आपको हमेशा माइंड में रखनी है, इसको अच्छे से नोट करना। और इकोनॉमिक न्यूट्रल का बेसिकली मतलब होता है कि जहां पे टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आए ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। मतलब आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो कम कंज्यूम कर रहे हो, आपकी टोटल यूटिलिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। जहां पे बेसिकली आपका एमयू इक्वल टू 0 हो जाए, एमयू क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से देखो। आपने ना क्लास 12th में, आई थिंक क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स था, और आपने सेमेस्टर 1 में भी बेसिकली आपने पढ़ा होगा अजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग एमयू का, जहां पे आप ये कहते थे यहां पे आपके पास यूनिट है, मान लो एक गुड एक्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये एमयू है जिसको इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स आप मेजर करते थे। ठीक है। लेट सपोज पहले आपको 10 मिला, याद है आप करते थे कि आज आपको भूख लगा हुआ है, आपने जल्दी घर आए, आप स्कूल से घर आ रहे हो, आपको भूख लगी हुई है, घर में आपको मम्मी ने पहले एक सेब दिया, तो उससे मिलने वाला जो यूटिलिटी है, जो मजा, वो बहुत ज्यादा होता था। फिर एक दूसरा सेब मिला एट द सेम टाइम, तो अब यूटिलिटी जो है थोड़ी सी कम मिलेगी, तो मतलब डिमिनिशिंग एमयू होता था। तो पहले 10 मिला, फिर 8 मिला, फिर 6 मिला, ये फिर 4 मिला, फिर 2, फिर मान लो 0, फिर -2, कुछ इस तरीके से। ये कांस्टेंट कम हो ऐसा जरूरी नहीं है, बस मैं नॉर्मली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डिमिनिशिंग एमयू आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। इसके बाद अगर मैं यहां से टोटल यूटिलिटी निकालू इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, तो ये बेसिकली 10 18 24 28 एंड 30, फिर यहां से 30 एंड फिर 28, कुछ इस तरीके से था।
तो इस सेम एग्जांपल को आप थोड़ा सा देखो, जब मैं यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 की बात करता हूं, तो यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम अपने यूनिट को इंक्रीज कर रहे हैं कंजम्पशन करना, गुड एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं कंजम्पशन करना, हमारी टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। पहले 10 से 18 हुआ, फिर 18 से 24 हुआ, फिर 24 से 28 हुआ, फिर 28 से 30 हुआ। तो इस 5 यूनिट तक आप देख लो, आपकी टोटल यूटिलिटी क्या इंक्रीज कर रही है। तो नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम एंड टोटल यूटिलिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप चल रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स, अंडरस्टूड। जब मैं बात करूं अगर यूनिट नंबर 6 टू लेके यूनिट नंबर 7 की, तो जैसे ही आप यूनिट नंबर 6 से 7 पे आए, तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो 30 से 28 हो गया, मतलब आपकी टोटल यूटिलिटी कम हो गया। तो यहां पे क्या दिख रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप ना, यूनिट नंबर जैसे ही आपने बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम को इंक्रीज किया, 6 टू 7 किया, आपकी टोटल यूटिलिटी 30 से 28 हो चुकी है। यहां पे आपका टीयू कम हो गया। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक बैड के एग्जाम्पल में आएगा। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से, यूनिट नंबर 5 से लेके यूनिट नंबर 6 तक का, तो यूनिट नंबर 5 से लेके 6 में जो आपकी टीयू है वो रिमेन सेम है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा ड्यू टू चेंज इन यूनिट ऑफ कंज्यूम। जैसे ही आप 5 से 6 आए, तो पहले भी आपको टीयू आपकी 30 था, अब भी आपका टीयू क्या 30 ही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो हमने क्या देखा कि एक सेम गुड्स, एक सेम कमोडिटी इकोनॉमिक गुड्स भी हो सकता है, इकोनॉमिक बैड भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कब एमयू आपका पॉजिटिव है, कब एमयू आपका नेगेटिव है, और कब एमयू इक्वल टू 0। आप साफ साफ देखो, तो यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक में आपका एमयू जो है वो देखो पॉजिटिव है ना, कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है ना, 10, 8, 6, 4, 2। जैसे ही आप यूनिट नंबर 6 पे आए, तो यहाँ पे देखो आपका एमयू इक्वल टू 0 है, और जैसे ही आप 7 पे आ गए, तो यहाँ पे आपका एमयू क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो जब आपका एमयू लेस देन 0 हो जाए, तो उस तरीके की कमोडिटी को हम लोग इकोनॉमिक बैड में कंसिडर करते हैं। जब आपका एमयू पॉजिटिव रहे, तो उस तरह की कमोडिटी को हम लोग इकोनॉमिक गुड्स के अंदर कंसिडर करते हैं। और जब एमयू 0 रहे, बेसिकली मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिमेन सेम हो, तो उस तरीके के कमोडिटी को हम लोग न्यूट्रल के अंदर कंसिडर करते हैं। अंडरस्टूड। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आइदर क्लास 11th में या फिर आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा हो, हम लोग हमेशा इकोनॉमिक गुड्स के क्रॉसपॉन्ड में ही पढ़ते आए हुए हैं कि इकोनॉमिक गुड्स है। और अभी सेमेस्टर 3rd में भी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें भी हम लोग इकोनॉमिक गुड्स ही लेके चलेंगे, जब तक हमें मेंशन ना हो कि गुड्स क्या है। अगर मेरे क्वेश्चन में गुड की क्लासिफाइड नहीं है, कमोडिटी की क्लासिफिकेशन नहीं है, तो हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि वो इकोनॉमिक गुड्स ही होगा। अंडरस्टूड। ध्यान रखना, जैसे कोई भी कर्व बनाओगे, कोई भी दो गुड्स के बीच में कर्व बनाओगे, मान लो गुड एक्स एंड गुड वाई है, तो आपको अज्यूम करना है कि वो एक्स एंड वाई दोनों के दोनों इकोनॉमिक गुड्स हैं, जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो। ठीक है, ओके। चलिए, तो कहने का मतलब सेम चीज इकोनॉमिक गुड्स भी हो सकता है, इकोनॉमिक बैड भी हो सकता है, न्यूट्रल। बेसिकली आप और एग्जांपल समझ सकते हो। लेट सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं और एक मेरा एक फ्रेंड है, दोनों मिलके एक मूवी देखने गए। मान लो जो मेरा फ्रेंड है उसको बेसिकली एक्शन मूवी ज्यादा पसंद है, मुझे कॉमेडी मूवी ज्यादा पसंद है। तो जो मूवी हम देखने गए वो पूरी की पूरी कॉमेडी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने जो भी 2 आवर 2.5 आवर का जो मूवी था, मैंने बहुत अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज किया, मुझे बहुत मजा मिला। जो मैंने पैसे दिए थे उससे ज्यादा मुझे मजे मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब वो मूवी मेरे लिए अच्छा है। वो बेसिकली उससे जो मिलने वाला मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज्यादा है, वो मेरे लिए एक गुड है, इकोनॉमिक गुड्स है। लेकिन सिमिलरली इन सेम मूवी मेरे दोस्त के लिए, जिसको एक एक्शन मूवी पसंद है और पूरे के पूरे मूवी में कॉमेडी चल रही है, तो उसके लिए फिर वो मूवी बेकार लग रहा है, उसको लग रहा है कि 3 घंटे बेकार हो गया, जो टिकट के पैसे थे वो भी बेकार चला गया। तो सेम मूवी इसके लिए इकोनॉमिक बैड है। तो एक सेम प्रोडक्ट अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग प्रेफरेंस देता है। तो ये बेसिकली कोई भी कॉमोडिटी गुड्स होगा या बैड्स होगा या न्यूट्रल होगा, वो डिपेंड करता है कि कस्टमर के प्रेफरेंस के ऊपर में, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है। समझ रहे हो। जैसे मान लो कि एक न्यूज आ गया कुछ इस तरीके से कि मान लो कि अमेरिका में ना एक बिल्डिंग, मान लो अमेरिका में कोई मान लो एक बिल्डिंग गिर गई या भूकंप आ गया। लेट अस सपोज अमेरिका में एक भूकंप आ गया। अब अमेरिका में मेरा कोई नहीं रहता, कुछ मुझे पता नहीं, मैंने कभी अमेरिका हम गए ही नहीं है, तो मुझे उस न्यूज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है।
ठीक है, चलो भूकंप आ गया, लेकिन अगर मान लो कोई मेरा दोस्त है और जिस सिटी में भूकंप आया उस सिटी में इसका कोई रिलेटिव्स रह रहा है, तो ये न्यूज इसके लिए बुरी खबर है, बैड है। तो एक सेम न्यूज मेरे लिए न्यूट्रल रहा, मुझे ना ही अच्छा लगा ना ही बुरा लगा, क्योंकि भूकंप आया तो ना ही मुझे अच्छा लगेगा ना ही मुझे बुरा लगेगा, नॉर्मल था। बट इसके लिए वो चीज गलत था। अगर वही मान लो कोई अमेरिका का मतलब अपोजिशन कंट्री होता, जो अमेरिका का मतलब दुश्मन टाइप समथिंग समझ लो, जो अमेरिका को पसंद नहीं करता, उसके लिए वही चीज वही न्यूज एक अच्छा खबर होगा। तो एक न्यूज एक टाइम पे तीनों अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी बता रहा है। एक के लिए इकोनॉमिक गुड है जो कि अमेरिका का दुश्मन है, एक के लिए इकोनॉमिक बैड है जिसका रिलेटिव्स अमेरिका में रह रहा है, और एक के लिए मेरे लिए न्यूट्रल है क्योंकि ना ही मेरा रिलेटिव्स कोई रह रहा है ना ही मुझे अमेरिका से कोई लेना देना है। तो मैंने बस एक न्यूज सुनी, ना ही मुझे उससे अच्छा लग रहा है ना ही मुझे बुरा लग रहा है, मैं न्यूट्रल हूं। तो सेम न्यूज कैन बी इकोनॉमिक गुड्स, इकोनॉमिक बैड्स और न्यूट्रल। अंडरस्टूड? इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक बैड एंड न्यूट्रल की बेसिक आपको समझ में ये लेके चलना है कि जब भी मुझे किसी चीज को इकोनॉमिक गुड्स बताना हो तो हम मान के चलेंगे कि उससे मिलने वाला उस गुड्स का जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो पॉजिटिव होगा, और किसी को अगर इकोनॉमिक बैड बताना हो तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा, और किसी को न्यूट्रल बताना हो तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू जीरो होगी। यूजिंग दिस शेड्यूल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक गुड्स क्या है, इकोनॉमिक बैड्स क्या है एंड इकोनॉमिक न्यूट्रल क्या है, और इसके अंदर में एम यू पॉजिटिव नेगेटिव, एम यू इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, मोर इज बेटर क्या है, लेस इज, देखो यहाँ ना, यहाँ देखो इकोनॉमिक गुड्स में जब देख लो 1 से 2 पे गए तो यूटिलिटी 10 से 18 पे आ गया, 2 से 3 पे तो 24 हो गया, तो मोर इज बेटर ना, दैट्स व्हाई मोर इज बेटर कम अंडर द इकोनॉमिक गुड एज वेल एज एम यू जहां पे पॉजिटिव हो। सिमिलरली जब मैं 7 पे था तो मेरी यूटिलिटी 28 थी, जब मैं 6 पे आया तो मेरी यूटिलिटी 30 आ गई ना, तो यहाँ पे लेस इज बेटर ना। 7 पे यूटिलिटी 30 थी, 6 यूनिट में मेरा यूटिलिटी 30 हो गया, बढ़ गया, तो 6 बेसिकली मोर इज यहाँ पे लेस इज बेटर हो गया, और ये इकोनॉमिक बैड के अंदर आ रहा था। तो इकोनॉमिक बैड के अंदर लेस इज बेटर, इकोनॉमिक गुड के अंदर मोर इज बेटर, और मोर इज बेटर को एक और नाम से लोग जानते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मोनोटोनोसिटी। अंडरस्टूड? चलिए, तो एक छोटा सा कंसेप्ट ये था कमोडिटी के क्रॉसपॉन्ड में इकोनॉमिक गुड्स, इकोनॉमिक बैड एंड इकोनॉमिक न्यूट्रल किसको कहते हैं। आगे बढ़े, चलो। अब मैं एक छोटा सा डेरिवेशन आपको दिखाना चाहता हूं, माइट भी आपने सेमेस्टर 1 में ये पढ़ा होगा, ठीक है, बट फिर भी याद दिला देते हैं डेरिवेशन, ध्यान से सुन। लेट अस सपोज, ओके, ठीक है, मान लो मैंने एक नॉर्मल आईसी ड्रॉ किया, ठीक है, ये मेरा एक आईसी है, इसका नाम IC1 दे दो। इस पे मैंने एक पॉइंट ए लिया, इस ए से मुझे इस ए पॉइंट पे कुछ ना कुछ बंडल मिल रहा होगा। लेट अस सपोज यहाँ पे एक x1 है जिसको आप गुड 1 भी बोल सकते हो, जो आप हॉल आर वेरियन की बुक पढ़ोगे वहां पे गुड 1 गुड 2 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गुड 1 बोलो या x1 बोलो, बात सेम ही है, मतलब बस बता देना x1 इज नथिंग बट गुड 1। और मान लो y एक्सिस पे गुड 2 है, y एक्सिस पे क्या है, गुड 2 है, और यू कैन से x2। ओके, तो इस पॉइंट ए पे मुझे क्या मिल रहा होगा, जो बंडल मिल रहे होंगे, इतना x2 का बंडल मिल रहा होगा, एंड इतना x1 का बंडल मिल रहा होगा। मतलब इस पॉइंट पे मुझे x1 कोमा x2 इतना मिल रहा होगा ना, सिंपल सी बात है। लेट अस सपोज मैं अब एक पॉइंट, इस पॉइंट लेट अस सपोज ये पॉइंट एक सी पॉइंट है या बी लिख चलो, ठीक है, एक पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट पे मेरा जो x2 है वो क्या हो गया, कम हो गया, और मेरा x1 बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट बी पे मेरा चेंज इन x1 ये है जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव आपको दिख रहा होगा, और पॉइंट बी पे मेरा चेंज इन x2 ये है जो कि डेफिनेटली आपको निगेटिव दिख रहा होगा, ये कम हो चुका है ना। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक आईसी पे इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन आप सभी को पता है, एक इंडिफरेंस कर्व पे हर एक पॉइंट आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, जहां पे टोटल यूटिलिटी जो है वो सेम रहेगी।
तो अगर आप पॉइंट बी पे आए हो और आपका एक गुड x1 बढ़ गया है तो डेफिनेटली आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ गई होगी, बट टोटल यूटिलिटी को सेम रखने के लिए आपको दूसरा गुड, अनदर गुड को कम करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो आपका x2 क्या हो गया, कम हो गया। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा होगा, इससे कोई लेना नहीं है कि आपका क्या हुआ है। बेसिकली आप जैसे ही पॉइंट ए टू बी पे गए तो आपका x1 बढ़ गया एंड इसके करस्पॉन्ड में x2 आपका कम हो चुका है। ओके, अब मैं एक टर्म यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखना, टर्म है MUX। पता है MUX का बेसिक मतलब क्या होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन गुड x1 कीपिंग x1 कांस्टेंट। x1 को हम लोग क्या करते हैं, यहां पे कांस्टेंट में लेके चलते हैं, कीपिंग x1 कांस्टेंट। इसी MUX को अब आप डेल TU अपॉन में डेल ऑफ x1 इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव अच्छे से MME2 के अंदर में पढ़ लिया। ये इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये जो मैंने लिखा है डेल ऑफ TU अपॉन में डेल ऑफ x1, इसका बेसिकली मतलब क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन x1 कीपिंग x2 कांस्टेंट, यही तो मतलब है ना। तो ये आपके पास MUX आ गया। तो MUX का बेसिक मतलब क्या है कि आपके टोटल यूटिलिटी में चेंज आया है ड्यू टू चेंज इन ओनली x1 और x2 आपका कांस्टेंट है। अब हम इस चीज को ना इस डायग्राम में शो करना चाहते हैं, कहने का मतलब हो क्या रहा है ना, जो अभी A टू B पे आए थे तो हमने एक साथ x1 को बढ़ाया भी था और x2 को कम भी किया था। अब इस चीज को थोड़ा स्प्लिट करते हैं, एक बार हम लोग MUX के करस्पॉन्ड में डायग्राम बनाएंगे कि मेरा x1 बढ़ेगा और x2 मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो लेट अस सपोज यहां से अगर हम लोग इस पॉइंट पे आ जाए, लेट अस सपोज यहां पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट में मेरा देख लो x1 बढ़ रहा है ना और x2 मेरा सेम रहेगा। लेट अस सपोज ये एक पॉइंट है जो कि C है, तो इस पॉइंट में जो कॉम्बिनेशन मिल रहा होगा मुझे वो x1, यहां पे डैश डाल लो, x1 डैश का कोमा x2 का ना। तो इस पॉइंट पे मेरा x1 बढ़ रहा है लेकिन x2 कांस्टेंट है। तो अगर x1 बढ़ रहा है और वो मेरा गुड है तो कहने में डेफिनेटली मेरी टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रही होगी, और अगर टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होगी तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट C है ये किसी दूसरे आईसी पे लाई कर रहा होगा ना बेसिकली। तो यहां से डेफिनेटली कोई ना कोई एक आईसी जा रहा होगा। लेट अस सपोज दिस, इसका नाम मैंने दिया IC2। ओके, इसका नाम दे दिया मैंने IC2। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी टोटल यूटिलिटी कितने से चेंज हुई है। सिंस मैं यहाँ पे टोटल यूटिलिटी को अभी मेजर नहीं कर सकता लेकिन कंपेयर में कर सकता हूं, कैसे, ध्यान से देखो। अच्छा, यहां से मैं ये लिख सकता हूं, चेंज इन TU इज इक्वल टू नथिंग बट MUX इनटू में चेंज इन x1। बोलो हाँ। ओके, अब एक चीज और ध्यान से देखो, मैंने लिखा कि एक यूटिलिटी मुझे मिल रहा होगा IC1 से, या IC2 पहले लिख लो, और एक यूटिलिटी मिल रहा होगा IC1 से। मैंने दो चीजें लिखी, यह बेसिकली एक जो इंडिफरेंस कर्व 1 है यहां से इस पे कुछ ना कुछ यूटिलिटी होगी ना, अलग अलग हर एक IC1 पे जितने भी पॉइंट है उस पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी होगा, लेकिन कुछ ना यूटिलिटी तो होगी ना, लेट अस सपोज 100 120। ओके, सिमिलरली IC2 पे कुछ ना कुछ यूटिलिटी होगी, लेकिन डेफिनेटली IC2 पे जो भी होगा वो IC1 से ज्यादा होगा ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दिस इज नथिंग बट चेंज इन TU। बोलो हाँ। IC1 पे मिलने वाला यूटिलिटी एंड IC2 पे मिलने वाला यूटिलिटी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी ना। तो ये जो चेंज इन टोटल यूटिलिटी होगा डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि IC2 पे ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा होगा, लेट अस सपोज 110, IC1 पे कम मिल रहा होगा, लेट अस सपोज 100। तो 110 में से 100 को अगर माइनस करो, किसी बड़ी वैल्यू में से किसी छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर पॉजिटिव टर्म में आएगा ना। तो क्या ये चेंज इन जो पॉजिटिव TU आया है, क्या इसको और इसको मैं सेम करूं? क्योंकि ये जो नया IC2 आपने बताया था इसके ऊपर जो एक C पॉइंट लाई कर रहा था वो इसी के तो वजह से लाई कर रहा था ना कि x1 के बढ़ने से आपकी टोटल यूटिलिटी में चेंज आया, कीपिंग x2 कांस्टेंट। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब ये दोनों सेम है। तो मैं लिख सकता हूं कि चेंज इन TU यहां पे मेरा क्या आ गया, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया।
इतनी बात समझ में आ गई। सिमिलरली अब मैं एक चीज और लिखना चाहता हूं, ध्यान से देखो, सेम डायग्राम पे हम लोग शो करेंगे। मैंने लिखा MUY, इसका बेसिक क्या मतलब होगा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन, नॉट y, यहां पे आप ना x2 लिख लो क्योंकि x1 और x2 के करस्पॉन्ड में काम कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये x2 लिख लो। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन x2, कीपिंग x1 कांस्टेंट, बोलिए, कीपिंग x1 कांस्टेंट। ओके, तो यहां से आपके पास जो चेंज इन TU आएगा इज इक्वल टू वो MU x2 इंटू में चेंज इन x2 आप लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब अब मैं इसी चीज को फिर से इस डायग्राम में शो करना चाहता हूं। इस बार मैं क्या करूंगा कि x2 में चेंज लाऊंगा और x1 को कांस्टेंट रखूंगा। तो लेट अस सपोज अगर मैं एक ये पॉइंट ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पे देखो मेरा x2 में चेंज आया है, x2 डैश पे आ चुके हैं हम, लेकिन x1 तो पहले से सेम है ना। लेट अस सपोज ये पॉइंट एक D पॉइंट है, तो डेफिनेटली यहां से भी कोई एक IC ड्रॉ हो रहा होगा। लेट अस सपोज IC नोट, क्यों, क्योंकि ये जो D पॉइंट है इस पे जो मिलने वाला मेरा यूटिलिटी होगा वो डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि मेरा x1 सेम है लेकिन x2 को मैंने कम किया है। यहाँ पे अगर मैं x2 को कम, आप इंक्रीज भी कर सकते हो, अगर x2 को इंक्रीज और x1 को कम कर लेना, मतलब आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, बट इस एग्जांपल में मैंने क्या किया, x2 को कम किया है। तो x2 को अगर मैं कम करूंगा और एक x1 सेम है तो मेरी टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी, और अगर टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी तो वो डेफिनेटली किसी लोअर आईसी के ऊपर अलाई कर रहा होगा। तो क्या मैं इसके लिए ये लिखूं, यूटिलिटी गिवन बाय आईसी नॉट, यूटिलिटी गिवन बाय आईसी वन, मतलब न्यू माइनस ऑल, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरा चेंज इन टीयू होगा, और डेफिनेटली ये टर्म मेरा निगेटिव आएगा। क्यों आएगा निगेटिव, क्योंकि डेफिनेटली जो आईसी नॉट है इस पे मिलने वाला यूटिलिटी और जो आईसी वन है, तो आईसी नॉट पे मिलने वाला यूटिलिटी आईसी वन के कंपेयर में कम होगा ना, क्योंकि आईसी नॉट लोअर आईसी दिख रहा है आपको। ओके, तो अगर किसी कम से किसी बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड का एक फॉर्मूला लगा हुआ है, तो किसी कम से किसी बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव, तो जो भी आंसर आएगा फाइनल वो नेगेटिव के टर्म में आएगा। और ये टीयू और ये टीयू दोनों के दोनों सेम होंगे ना, क्योंकि ये टीयू जो आया है वो भी इसी तरीके से आया ना कि आपने x2 में चेंज लाया है और इसके वजह से आपका टीयू में चेंज आया, तो ये टर्म भी एक निगेटिव आएगा। तो अब थोड़ा सा इस चीज को मैंने ब्रेक करके अलग अलग लिखा था, स्प्लिट करके। हमने क्या देखा, देखो कि जब हमने x1 को बढ़ाया और x2 को सेम रखा तो इसके वजह से मेरा टोटल यूटिलिटी में चेंज आया, और वो चेंज पॉजिटिव था। मेरा आईसी हायर आईसी पे, मतलब जो x2 को बढ़ाने, x1 को बढ़ाया और x2 को सेम रखा, तो जो भी मेरा पॉइंट था वो हायर आईसी पे लाई कर रहा था। अंडरस्टूड। और यहां से हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आया था वो एक पॉजिटिव चेंज आया था। इसके बाद दूसरे केस में हमने क्या देखा कि जब हमने x1 को सेम रखा और x2 को कम किया तो इससे मेरा टोटल यूटिलिटी कम हो गया। जो पॉइंट एक D था वो D एक लोअर आईसी पे लाई कर रहा था, तो यहां से जो चेंज इन टोटल यूटिलिटी आया है वो एक निगेटिव आया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को एक साथ कर रहा हूं, मतलब मैं x2 को कम भी कर रहा हूं और x1 को बढ़ा भी रहा हूं, मतलब x1 को मैं बढ़ाऊंगा और सिमिलरली x2 को भी कम करूंगा। तो देखता हूं मैं कौन से पॉइंट पे आऊंगा, डेफिनेटली मैं बी पॉइंट पे आऊंगा, जो मैं जिस पॉइंट में बेसिकली मैं पहले था, इस पॉइंट पे। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे ग्रीन मार्कर से आपको शो करूं, ये इस पॉइंट पे ना, ये जो बी पॉइंट था, ये बी पॉइंट कौन सा पॉइंट था, जहां पे x1 बढ़ भी रहा था, x2 कम भी हो रहा था, और इस बी पॉइंट पे आपकी यूटिलिटी सेम थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप x1 को बढ़ाओगे और x2 को कांस्टेंट रखोगे, ऑन दैट टाइम जो आपके यूटिलिटी में चेंज आ रहा है, मतलब चेंज इन टीयू जो पॉजिटिव आ रहा है उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, और जब आप x1 को कांस्टेंट रखोगे और x2 को कम करोगे तो इसमें जो चेंज इन टीयू आ रहा है इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, इसमें बेसिकली नेगेटिव का चेंज आएगा ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तब तो ये दोनों मिलकर एक साथ जब होंगे तो आपका टीयू जीरो आ जाएगा और टीयू में कोई चेंज नहीं आएगा। पॉइंट बी क्या बता रहा है, हम पॉइंट ए पे इनिशियली थे, तो पॉइंट ए पे मिलने वाला टोटल यूटिलिटी
और पॉइंट बी पे मिलने वाला टोटल यूटिलिटी सेम है, तो कहने का मतलब चेंज इन टी यू जीरो है। और चेंज इन टी यू जीरो एक ही शर्त पे हो सकता है कि जिस मैग्नीट्यूड से x1 के बढ़ने पे चेंज इन टी यू आया था पॉजिटिव का, सेम मैग्नीट्यूड से x2 के कम होने पे चेंज इन टी यू आया हो नेगेटिव का, तब ये दोनों मिलकर जीरो बन गए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टी यू पॉजिटिव वाला है और ये जो टी यू नेगेटिव वाला है, जो मैं ग्रीन मार्कर से सर्कल कर रहा हूं, ये दोनों के जो मैग्नीट्यूड है ना वो इक्वल है। एक है पॉजिटिव साइन का और एक है नेगेटिव साइन का। मतलब ये अगर 100 है प्लस 100 तो ये माइनस 100 होगा। तब तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कैसे, कहने का मतलब क्या होगा, ये दोनों को जब भी हम लोग मिलाएंगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो अगर मैं इसको नाम दूं इक्वेशन नंबर 1, ये जो था मेरा इक्वेशन नंबर 1, और इसका नाम दूं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करूंगा, ध्यान से देखना, तो जो लेफ्ट साइड का टी यू पॉजिटिव और टी यू नेगेटिव है वो तो जीरो के बराबर आ जाएगा, और जो राइट साइड है वो एडिशन मतलब वो ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपके पास एम यू एक्स इंटू में चेंज इन x1 प्लस एम यू वाई इंटू में चेंज इन नॉट वाई, एम यू एक्स टू ना, क्योंकि x2 के क्रॉसपॉन्ड में कर रहे हैं। तो एम यू एक्स वन इंटू में चेंज इन x1 प्लस एम यू एक्स टू इंटू में चेंज इन x2 इज इक्वल टू नथिंग बट जीरो, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड एम यू एक्स वन और चेंज इन x1 और इसका लेफ्ट साइड एम यू एक्स सॉरी राइट साइड एम यू एक्स टू इंटू में चेंज इन x2, ये दोनों ऐड होंगे। जब भी दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड अलग ऐड होता है, राइट साइड अलग ऐड होता है। तो राइट साइड वाला ऐड हुआ और लेफ्ट साइड वाला में जो चेंज इन टी यू पॉजिटिव है और जो चेंज इन टी यू नेगेटिव है, और डेफिनेटली हमने देखा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये प्लस माइनस मिलकर जीरो बन जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनली एक रिजल्ट आया वो ये आया, एम यू एक्स वन प्लस में डेल्टा एक्स वन प्लस एम यू एक्स टू प्लस में डेल्टा एक्स टू। क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं एम यू एक्स टू इंटू में डेल्टा एक्स टू इज इक्वल टू एम यू एक्स वन इंटू में डेल्टा एक्स वन, और साथ में एक माइनस लग जाएगा क्योंकि उस साइड शिफ्ट हुआ है ना, उस साइड बेसिकली। यहां से बेसिकली क्या मैं लिख सकता हूं, चेंज इन एक्स टू अपॉन में चेंज इन एक्स वन इज नथिंग बट माइनस एम यू एक्स वन अपॉन में एम यू एक्स टू। बोलो समझ में आ गया? तो मैं एक इसको लिख रहा हूं, एक डब्बे को, इसका मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। और आप सभी को पता है एक चीज, ध्यान से देखना, आप सभी को पता है एक चीज, क्या? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, जिसको आप स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर भी बोलते थे, जो कि क्या होता था dy बाय dx बोल सकते हो। यहां पे dy, y का काम कौन कर रहा है x2, तो d ऑफ x2 बाय d ऑफ x1, x का काम x1 कर रहा है, ये भी बोल सकते हो। या इसको चेंज इन x2 अपॉन में चेंज इन x1, ये भी बोल सकते हो। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच कंज्यूमर वुड लाइक टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन गुड, ही हैज टू सेक्रीफाइस द अनदर गुड टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यही मतलब था। तो कहने का मतलब चेंज इन x2 अपॉन में चेंज इन x1, और अभी हम लोगों ने चेंज इन x2 अपॉन में चेंज इन x1 का फॉर्मूला निकाला है mu x1 अपॉन में mu x2। अच्छा, ये जो निगेटिव साइन है ना, ये निगेटिव साइन बेसिकली आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है। अंडरस्टूड? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग को बता रहा है और कुछ नहीं। मतलब स्लोप आपका नेगेटिव है तो जो भी आपका कर्व है ना, ये इंडिफरेंस कर्व, याद करो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग को शो कर रहा है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि MRS is nothing but change in mu of x1 अपॉन में change in mu of x2। अभी हमने क्योंकि डेल्टा x बाई डेल्टा x2 अपॉन में डेल्टा x1 का फॉर्मूला निकाला था, तो आज के बाद से आपको ये याद होना चाहिए कि MRS is nothing but mu of x1 अपॉन में mu of x2। इसकी डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखा दी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला किस तरीके से आया है। जैसे ही हम लोग यूटिलिटी फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो हम लोग को हमेशा डेरिवेटिव का यूज करना है, आराम से करेंगे और सॉल्व भी करेंगे, बट
समटाइम्स आपके पास जब mu(x1) और mu(x2) गिवन हो तो आप आराम से MRS निकाल सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जो आपको आगे से याद रखना है। MRS इज इक्वल टू माइनस mu(x1) अपॉन में mu(x2), और ये माइनस सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा है कि जो डायग्राम आपका है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कुछ नहीं। ओके, चलिए अब आगे चले। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला का, जो कि मैंने आपको करवा दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं, एंड जैसा कि मैंने बोला था कि आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3rd एंड 4th प्रीफरेंसेस एंड यूटिलिटी इनके बिहाफ पे काम करेंगे। तो ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं, लेट अस सपोज हमारे पास एक बंडल है A और एक बंडल है B। टू गुड है, एक है X1 और एक है X2, X1 एंड X2। मान लो मुझे यहां पे मिल रहा है X1 का मिल रहा है 4 और X2 मिल रहा है 5। मान लो X1 राइस है, X2 व्हीट है, तो 4 पैकेट राइस एंड 5 पैकेट व्हीट मिल रहा है। और यहां पे मुझे मिल रहा है लेट अस सपोज 3 पैकेट राइस एंड 6 पैकेट व्हीट। तो दो बंडल मेरे पास गिवन है। एक बंडल ए का गिवन है ये, जिसमें मुझे 4 पैकेट राइस और 5 पैकेट व्हीट मिल रहा है, और एक बंडल गिवन है मुझे मेरे पास ये, जिसमें मुझे 3 पैकेट राइस और 6 पैकेट व्हीट मिल रहा है। अब मैं किस पैकेट को लूंगा, मेरी प्रेफरेंस क्या होगी, वो मुझे देखना है कि इसमें इन दोनों में से मैं किस बंडल को लूंगा, किस बंडल को चूज करूंगा। ये डिपेंड अब करेगा कि मेरी प्रेफरेंस क्या है, सेकंड कि किससे मुझे यूटिलिटी ज्यादा मिल रहा है। मुझे बंडल ए से ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है या बंडल बी से ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है, और किससे यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा वो हम लोग डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। तो यूटिलिटी फंक्शन का बेसिक मतलब ये है, ये आपको हेल्प करता है किसी भी बंडल को चूज करने के लिए कि अगर आपके पास एक से ज्यादा बंडल गिवन है तो आप उस बंडल में से कौन से बंडल को चूज करोगे। वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा बंडल ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और उसके लिए आपको हेल्प लेना है यूटिलिटी फंक्शन का। अंडरस्टूड। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के अंदर कि जो हमें हमारे सिलेबस में जो टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन पढ़ना है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, दैट इज टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन। देखो क्या सब है, अच्छे से देखना। सबसे पहला टाइप u ऑफ x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू x1 डॉट x2। एक यूटिलिटी फंक्शन ये होता है, इसका नाम होता है वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड या वेल बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन। अंडरस्टूड। सेकेंड वन, u of x1 comma x2 is equal to a x1 प्लस में b x2 वेयर a एंड b आर स्केलर, और वो पॉजिटिव होंगे। मतलब आगे जब ये मैं अच्छे से अलग अलग यूटिलिटी फंक्शन को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि a क्या है, b क्या है, x1 x2 क्या है। तो ये बेसिकली एक जो सेकेंड टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन है आपके पास वो है ए x1 प्लस में b x2। इस यूटिलिटी फंक्शन का नाम है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सबको बारी बारी से समझाया जाएगा, चिंता मत करो। थर्ड, u ऑफ x1 कोमा x2 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x1 कोमा x2। इस तरीके का यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंप्लीमेंट, परफेक्ट कंप्लीमेंट फंक्शन। चौथा, u ऑफ x1 कोमा x2 इज इक्वल टू x1 पे पावर a इंटू में x2 पे पावर b। आप a b जो है ना अल्फा बीटा भी आप लिख सकते हो। इस तरीके के यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉब डॉगलस, जो कि आपने अभी MMA2 में पढ़ा भी होगा, कॉब डॉगलस यूटिलिटी फंक्शन। अंडरस्टूड। x1 पावर अल्फा, x2 पावर बीटा, जब भी वेरिएबल में पावर कुछ लग जाए तो उसको कॉब डॉगलस के अंदर में कंसीडर करेंगे। फिफ्थ वन,
u of x1 कोमा x2 इज इक्वल टू v ऑफ x1 प्लस में x2। इस तरीके के यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्वाजी लीनियर, क्वाजी या क्वाजी जो बोलना हो आपको, क्वाजी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। सिक्स्थ वन, u ऑफ x1 कोमा x2, ये x1 एंड x2 इज गुड है, ये गुड का नाम है, गुड x1 एंड गुड x2, ठीक है। x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर, इसका नाम, इसको हम लोग या तो आप कॉनकेव प्रीफरेंस या कॉनकेव फंक्शन बोल सकते हो, कॉनकेव, कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। आपके बुक में वेल बिहेव्ड गिवन है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गिवन है, कंप्लीमेंट गिवन है, कॉफ डॉलर्स गिवन है, क्वाजी लीनियर गिवन है। एक एक्स्ट्रा मैंने 6 अपने मन से लिखा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है, समझ में, क्योंकि कई बार आपको पेपर में पास्ट ईयर में x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इस तरीके का भी यूटिलिटी फंक्शन गिवन दिख जाएगा। तो इसको हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ के चलना है, क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से बना पाओ। ओके, तो ये कुछ यूटिलिटी फंक्शन है जिसके ऊपर में हमें डिस्कस करना है और आगे बढ़ना है, जिसमें एक है वेल बिहेव्ड। अच्छा, दूसरी बात, आपको ये यूटिलिटी फंक्शन याद होना चाहिए। या तो पेपर में आपको मान लो ये लिखा आता है इसके नाम कि अगर वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन है तो आपको याद होना चाहिए वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन के लिए ये फंक्शन लगेगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो ये, कंप्लीमेंट है तो ये, कॉफ डॉलर्स है तो ये, क्वाजी लीनियर तो ये, कॉनकेविटी है तो ये। अगर नाम दे रखा है तो आपको फंक्शन याद होना चाहिए, और अगर फंक्शन दे रखा है तो आपको नाम याद होना चाहिए। कि मान लो अगर दे रखा है यूटिलिटी फंक्शन ax1 प्लस में bx2 इस तरीके से, इस फॉर्म में, तो आपको याद, आपको समझ जाना चाहिए कि ये बेसिकली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टाइप यूटिलिटी फंक्शन है। अंडरस्टूड? तो आपको नाम के साथ साथ फंक्शन भी याद होने चाहिए 6 के 6, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। ओके, तो ये टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन था आपके पास। इसके बाद, इसको करने के बाद बेसिकली हम लोग सबसे पहले वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बेसिकली मैं यहीं तक छोड़ता हूँ। टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन मैंने आपको बता दिया, कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग अलग अलग सारे टाइप्स को और अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अभी के लिए थैंक यू सो मच।